नीचे माइन है, ऊपर फॉरेस्ट बसा हुआ है, तो आप माइनिंग करना चाहेंगे तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि कोई रास्ता भी निकालने तो फॉरेस्ट लैंड से जाता है, तो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन एक साइड पे है कंजर्वेशन, यानी कुछ लोग कहेंगे उसको किसी भी हालत में नहीं काटिए। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं वो कहेंगे अरे आप ये सब उसको जंगल को ही रख के हम क्या जंगली बनेंगे। तो उनको विकास भी होना चाहिए। विकास की परिभाषा क्या, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं वो हमेशा जब फॉरेस्ट में मैं कहता था कि विकास का मतलब क्या, कि जंगल काट दिए यानी विकास हो गया। तो ये भी दोनों को किस तरह से जोड़ा जाए, ये बहुत ही एक हमारे सामने की एक जटिल समस्या है। सर थैंक यू फॉर कमिंग टू इम्पैक्ट स्टोरीज। सर पहले बात करते हैं आपकी अर्ली स्टार्ट से लेके जब आपने सीए किया उससे अभी तक की, जब सारा मिनिस्ट्री के अंदर आए आप, तो पूरी जर्नी का थोड़ा आप डिस्कस करें, थोड़ा बताएं अपने जर्नी के बारे में। देखिए उसको जर्नी कहना भी ठीक नहीं है। हाँ जी करेक्ट। क्योंकि जर्नी हम शुरू करते हैं कुछ मकसद से, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो भी अलग अलग मोड़ पे अलग अलग बदलाव आए, वो मैं समझता हूँ शायद कोई और ही बिल्कुल पावर के कारण हुए। बिल्कुल। वैसे तो मेरा जन्म मुंबई में हुआ और मैं लॉयर बनना चाहता था। ओह। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप चार्टर अकाउंटेंसी भी कीजिए। हाँ। तो पिताजी का मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरी 3 बहनें हैं, एक बहन नहीं है अभी लेकिन 2 है। तो पिताजी का कहना था, तो पिताजी ने काफ़ी फोर्स बिल्कुल नहीं किया, लेकिन कहना था कि आप करिए, सोचिए। तो वो टाइम इंटरनेट था ही नहीं, ये 1973 की बात है। तो मेरे पिताजी मेरे एक चार्टर अकाउंटेंट, उनके जो मित्र थे उनके पास ले गए। मैंने जानकारी ली, फिर मैंने कहा पिताजी के आप सीए भी कीजिए और एलएलबी भी कीजिए। मैंने दोनों किया। अच्छा। तो एक तो मैं लॉयर बनना चाहता, लॉयर बन नहीं पाया। पढ़ाई तो की लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाया। फिर मैंने चार्टर अकाउंट की प्रैक्टिस की शुरुआत की। करेक्ट। और मैं मुंबई में पैलेस स्टेट में मेरा मेन ऑफिस था, और बाकी अलग अलग जगह में भी पार्टनर के साथ और भी ऑफिस भी थे, और नई मुंबई में भी था। और अच्छी प्रैक्टिस भी चल रही थी, काफ़ी लोग काम भी कर रहे थे, बहुत बड़ा क्लाइंटेल भी था। लेकिन मेरा मन कभी भी एक पैसे बनाने के चक्कर में नहीं था। मैं हमेशा ही सोच के चलता था कि कुछ करना चाहिए समाज के लिए, लेकिन राजनीति में आने का कभी मन में विचार भी नहीं आया था। वैसे राजनीति में काम करने वाले सभी लोगों के संपर्क भी था, और अटल बिहारी वाजपेयी हो, बाला साहब ठाकरे जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, जयप्रकाश नारायण जी भी हो, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनने को हमेशा मैं बहुत कठिनाई से जाता था, क्योंकि उस समय विद्यार्थी था, पढ़ भी रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना कोई सहारा नहीं था। फिर मैं जाता था, दूर से उनको देखता था, करीब से तो कभी मिलने का मौका मिला नहीं था। और ऐसे करते करते मेरे प्रैक्टिस काफ़ी चल रही थी। उसमें भी मैंने जो समाज से जुड़े हुए कार्य करने वाले ऐसे लोग हैं, उनके लिए मैं बहुत बड़ी मात्रा में काम करता था, और फीस के बिना। ओके। तो पहले से ये था कि कोई जो भी करे करना चाहिए। उस समय भी मेरे 150 से ज़्यादा मैं खुद एनजीओ के साथ में जुड़ा हुआ था, जो कल्चर के साथ काम करते हो या रूरल डेवलपमेंट के साथ काम करते हो, अलग अलग संस्था। तो उसके कारण ये भी हुआ कि एक अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से संपर्क भी हुआ, और साथ ही में उसके बारे में कुछ जानकारी भी मिली, जिज्ञासा भी बढ़ी। और ऐसे काम करते करते मैं, जैसे मैंने कहा कि उस समय एक आईएएस के एग्ज़ाम भी चले, तो उसमें भी मैंने पास किया था, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। उसका कारण भी ये था कि आईएएस में जाना कोई मेरे विचार भी नहीं था। मेरा एक मित्र था श्याम धुमटकर करके, उसको अभी गुजर गया, तो उसको आईएएस करना था। ओके। तो उसको मैंने कहा ठीक है, हम गोवा सेंटर लेते हैं तो कि जरा घूमना फिरना भी हो जाएगा। वो बेचारे पढ़ाई भी किया था, लेकिन मैं पास हो गया। लेकिन मैंने आगे उसको कुछ चलाया नहीं, क्योंकि मेरा विचार ये था कि हमें कहीं भी कोई भी काम
नौकरी नहीं करनी है। ये मेरा एक पहले से इरादा था। मेरे पिताजी का चाहना था कि मैं सीए के बाद में, उन्होंने कहा आप एमबीए करिए। अच्छा। तो एमबीए करने के लिए यूएस जाइए। तो उस समय डॉलर शायद 5-6 रुपए हाँ, डॉलर था। हाँ। तो ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और उधर मेरे को अच्छे अच्छे यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी मिली थी, लेकिन मैंने वो हो नहीं पाया। क्योंकि जब मैंने वो कुछ पैसे 40,000 तो मेरे पिताजी बोले कि मैं देता हूँ। बोले नहीं, अब तक आपने इतना खर्चा किया तो मैं कमाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो कमाने का रास्ता ही था, इसलिए बन गया था। थोड़ी प्रैक्टिस करके थोड़ा कमा जाऊंगा, ऐसा विचार था। लेकिन प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई इतने कम समय में कि छोड़ नहीं पाया, तो वहाँ जाना नहीं हुआ। और ये भी नौकरी का रास्ता भी मैंने खुद ही तय किया था, नहीं करना है। उस समय जब मैं बीकॉम हुआ, आज किसी को कहेंगे तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि उस समय जितने भी मेरे साथ में पढ़ने वाले मेरे साथी थे, मेरे मित्र थे, सभी के सभी को, यानी एक भी नहीं छूटा, सबको जॉब मिल गए। बीकॉम हो गया, जॉब मिल गया। आज के लिए कभी सोच भी नहीं सकते। 73 की बात है। और ये वो ज़माना था, लेकिन मैंने वो उस समय भी तय किया था मैं जॉब नहीं करूँगा। तो इसके लिए मैंने उस समय बैंक का कोई जॉब मिलता, जॉब नहीं किया। आईएएस में भी नहीं गया, जॉब नहीं किया, प्रैक्टिस कर रहा था। और यही सोच के कि थोड़ा कमा के जाना है, पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन वो जा नहीं पाया। पिताजी ने भी कभी इंसिस्ट नहीं किया, ठीक है आपको जो भी करना है करिए। वो कभी फोर्स किसी भी चीज़ में करते नहीं थे, सुझाव देते थे, आप करना चाहते हो करिए। तो इस समय मैं जैसे अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ा था, तो मेरा एक सारस्वत बैंक करके देश की सबसे अग्रणी बैंक है कोऑपरेटिव सेक्टर में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नंबर 1 की बैंक मुंबई में ही है, लेकिन पूरे देश में भी अलग अलग जगह पर उनकी शाखाएं भी है। तो उसका चुनाव मैंने लड़ा और मैं जीत भी गया, और सबसे युवा अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला। यानी सबसे बड़ी बैंक और सबसे युवा अध्यक्ष, वो अभी तक कोई रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं, तोड़ भी पाना मुश्किल भी है, लेकिन उस समय मैं बन गया। फिर मेरा कोऑपरेटिव सेक्टर से लगाव बढ़ गया। कोऑपरेटिव बैंक थी, फिर कोऑपरेटिव में जितने भी देश में नेशनल फेडरेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, ऐसे सभी गांव में काम कर एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, जिसको विकास सोसाइटी महाराष्ट्र में कहते हैं, सभी के साथ में मेरा जुड़ाव था, संबंध था। तो एक सहकार क्षेत्र के बारे में मुझे अच्छी जानकारी भी मिली। वो करते प्रैक्टिस तो चल रही थी, लेकिन मैंने निर्णय किया था कि कोई भी मेरा चार्टर अकाउंट का क्लाइंट बैंक का कस्टमर नहीं होगा। और बैंक का कस्टमर सारस्वत, जो मैं बैंक से मैंने कोई ऑनरेरियम भी नहीं लेता था, कोई खर्चा भी नहीं लेता था, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने निर्णय बनाया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगता था मन में कि कोई कानूनन जरूरत नहीं थी। तो इसके कारण धीरे धीरे मेरा वैसे भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, स्टाफ भी बहुत बड़ा था, क्लाइंट भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी पैसे बनाने में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो उसमें ये मैं युवा अध्यक्ष था, तो थोड़ा सा एक कुछ ना कुछ लोगों को भी लगता है इतने कमों में कैसे बन गया होगा, और कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, राजनीति से संबंध नहीं। बिल्कुल। तो ये लोगों में एक जिज्ञासा थी, और साथ ही में मैंने बैंक को काफ़ी बदलाव लाया। कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत की, मुंबई से बाहर गोवा में भी ब्रांचेस खोले, सब जगह में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोफेशनल्स को हमने बैंक में ले लिया, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, इंजीनियर्स। तो काफ़ी बैंक में एक अलग तरह से बदलाव भी लोगों को दिखाई देने लगा। तो उसके कारण एनजीओ का जुड़ाव था, कोऑपरेटिव में सबसे बड़ा युवा अध्यक्ष सब जगह में काम भी करता था। सभी संस्थाओं मेरे को रोज़, मेरी पत्नी उस समय से भी, आज भी वो मेरे से परेशानी रहती है, क्योंकि मैं जो घूमते रहता हूँ, लेकिन उस समय वो कहती है कि एक दिन भी संडे या शनिचर के दिन मैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम के लिए बाहर मुझे लोग बुलाते थे। उस समय से तो मैं बाहर जाता था। उस समय ज़्यादा करके मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके में, अभी तो पूरे विश्व में जाता हूँ। तो लेकिन वो चल रहा था। तो उस समय एक टाइम मैं इंडोनेशिया में कुछ प्रोफेशनल काम के लिए गया था, तो मुझे फ़ोन आया बाला साहब ठाकरे जी का। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए लोकसभा का। अच्छा। तो मैंने मेरी पत्नी को, मेरे मदर को, मेरे सिस्टर्स को, मैंने फ़ोन तो मेरी पत्नी को ही किया, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं। तो उसने बोला, मैंने तो उनको नंबर दिया आपका,
अच्छा होटल का, तो उनका नंबर कैसे अच्छा मिलेगा। हाँ हाँ तो ये हमने, मेरे सब लोग मिले थे हमारे परिवार के, और सबने तय किया है हाँ कि आपको इसको बिल्कुल नहीं जाना है, हमारे कुछ बस की बात नहीं है। हाँ मैंने बोला वही, मेरे भी वही सोच है, मैं हाँ राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जब हवाई जहाज़ से वापस आ रहा, तो मैंने सोचा कि सब लोग यही कहेंगे, तो हम तो गाली देते रहते राजनीति में काम करने वाले लोगों बिल्कुल को, और हम कहते रहे ये क्या है, ऐसे बदमाश लोग है, ये है वो है। बिल्कुल तो हमने कहा ये सब ऐसे सब लोग बोलते हैं, तो काम कौन करेगा, और जो काम करने वाले लोग गाली खाते रहेगा, तो हाँ ठीक है, हमको हमारा Correct. काम ये हो गया कि हमने गाली दी, बिल्कुल। उसके आगे हमारा काम कुछ नहीं। बिल्कुल सर तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, नहीं हमको चलेगा। भी जाना चाहिए। तो मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य से मेरे प्रत्याशी जो थे साथ में सामने, वो थे मधु दंडोते साहब, अच्छा यानी देश के सबसे अच्छे राजनीतिज्ञ, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट। और वो भी मेरे अच्छे परिचित थे, हमारे घर में भी आते थे, जाना आना होता था। तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने, मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे बाद में आप चुनाव लड़ेंगे मेरे दल से। हाँ मैं तो उनके दल में भी नहीं था। कांग्रेस का ही लोगों का भी वही कहना था कि हाँ, हम चाहते थे हम आपसे लड़े। हाँ तो मैंने सोचा भी नहीं था, हाँ लेकिन बाला साहब ठाकरे जी का बुला हो गया, मैंने सोचा, मैंने चुनाव लड़ने का तय किया। फिर बाद में मेरी पत्नी ने पूरा सहयोग किया। वो वैसे आप जर्नलिस्ट है, उस समय वो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी, ओ बाद में जी न्यूज़ की ग्रुप एडिटर भी थी, काफ़ी अलग अलग इसमें काम किया, बहुत अच्छे मीडिया हाउस इसमें। तो उसने जिस दिन मैंने तय किया उस दिन उसने छुट्टी ली, हाँ और पूरा, क्योंकि कैंपेन शुरू हो गया था, बिल्कुल। मैंने चुनाव का जो बिल्कुल। नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया विदेश से आने के बाद, एक दिन की समय था, मैंने फाइल किया। तो मैं बाला साहब ठाकरे जी को मिला, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं चाहता हूँ इसीलिए कि दंडोते साहब भी एक अच्छे जाने माने नेता है, वैसे हमारा कुछ समय पहले मैं शिवसेना भी नेता, शिवसेना और पीएसपी, दंडोते साहब उस पीएसपी में थे, बीच में बिल्कुल प्रजा समाजवादी पार्टी। तो उन्होंने कहा कि प्रजा समाजवादी पार्टी का और हमारा भी समझौता एक चुनाव में हुआ था, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ अच्छे से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें उनको 5 बार चुन के दिया है लोकसभा में। उसके पहले नाथपई साहब थे, एक बहुत ही जाने माने, वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंट्री एवर। तो ऐसे लोगों को चुन के देने वाले चुनाव क्षेत्र है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ से इसीलिए लड़े कि आप भी अच्छे एक उसी तरह का योगदान दे सकें। मैंने कहा बहुत बड़े नेता है, बोले नहीं आप भी करेंगे, मुझे विश्वास है। और मैंने कहा कि मैंने तो मतलब देख ऐसा नहीं, सब लोग यही कहेंगे नहीं आता तो कौन करेगा, तो आप जिम्मेदारी उठाइए, करिए। मैंने चुनाव लड़ा, जीत गया। ये बहुत बड़ा स्टेनियस चुनाव था, मई महीने में हुआ था, तो काफ़ी गर्मी में चुनाव हुआ था, मौसम की गर्मी। तो इसके कारण थक भी गया था, 1 महीना कैंपेन चली थी। मैं सो गया था, तो मेरे को फ़ोन आया बाला साहब का, और कहा कि आपको, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आया था अभी भी, उनकी सरकार बन रही है, तो आपको मैंने एक ही नाम उन्होंने पूछा, आपका नाम मैंने दे दिया। अच्छा वैसे हमारे पार्टी में बहुत बड़े सीनियर, में वैसे पार्टी में अभी ज्वाइन की थी हाल ही में, बड़े सीनियर नेता भी थे, लेकिन बाला साहब ने मेरा ही नाम दिया। और मैं अटल जी के साथ में, मैंने तो 13 दिन की जो सरकार थी उसमें मैंने पहली बार शपथ ग्रहण किया। फिर उसके बाद में 3 बार मैंने लोकसभा चुनाव जीता, 4 बार कुल मिलके। और हर बार जब अटल जी ने शपथ ग्रहण किया तो मेरा भी उनके साथ में शपथ ग्रहण करने का मौका मिला। सिर्फ 3 जन थे, मैं, मुरली मनोहर जोशी जी और राम जेठमलानी जी, क्योंकि अडवाणी साहब पहले बार नहीं थे। प्रमोद महाजन, सुषमा जी पहली बार थी लेकिन दूसरी बार नहीं थी। बिल्कुल। ये भी जसवंत सिंह जी भी पहले बार थे, दूसरी बार नहीं थे। हाँ जी। ऐसे तो कुछ पहले, जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहले बार नहीं थे लेकिन दूसरे बार थे। ऐसे अडवाणी साहब भी बाद में दूसरे बार थे। पहले बार उन्होंने ये ऐलान किया था कि जब तक कोई जैन हवाला का नाम है मैं तब तक चुनाव लो। उन्होंने अपने जिस तरह से उन्होंने कहा था उसी तरह से उन्होंने कथनी और करनी में कुछ फर्क नहीं उन्होंने किया। तो 3 बार मैंने फिर कम से कम अटल जी की सरकार में 6 अलग अलग कैबिनेट पोजीशन को संभाला। फिर मैंने 2014 में चुनाव लड़ा नहीं, मैंने तय किया अभी मैं राजनीति छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी बढ़ रही थी और मैंने उस समय कुछ 25 साल राजनीति और पब्लिक सर्विस में काम किया था। जैसे मैंने कहा कि बैंक में भी मैंने कुछ नियम मेरे खुद के लिए बनाए थे, तो मैंने कहा कुछ प्रोफेशनल काम भी कर लेते। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने
चुनाव के बाद में मुझे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर का शेरपा G20 का बनाया, हाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही दफ्तर था। बाद में रेल मिनिस्टर बनाया, तो हादसा हुआ तो मैंने आपने रिजाइन कर दिया। उनको कहा कि मेरे को रिहाई का मौका दीजिए। हाँ जी। पहले तो नहीं माना, लेकिन बाद में उन्होंने किया। फिर उन्होंने कैबिनेट रिशफल की कुछ एक हफ्ते में, उसमें मैं कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। उसके बाद में उन्होंने कहा आप एविएशन भी उसने साथ में जोड़ दिया। तो यानी उनके साथ में भी 4-5 मिनिस्ट्री मैंने भी संभाली, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जैसे G20 G7 मैंने काफ़ी लंबे समय तक 5 years दोनों की जिम्मेदारी संभाली। हाँ। फिर अभी जब मैं 2014 में मोदी साहब ने मंत्री बनाया, तो मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, और लोकसभा चुनाव हो चुके थे। हाँ जी। उससे पहले 2014 में चुनाव लड़ा ही नहीं था मैंने, तो इसके लिए मुझे राज्यसभा में आना पड़ा। तो पहली बार मैंने राज्यसभा में हरियाणा से आया, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश से। और मैं सही माने में कहता हूँ कि वैसे तो महाराष्ट्र से मैं 4 बार लोकसभा में चुन के आया था, लेकिन महाराष्ट्र का ही हूँ मैं मुंबई में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन जहाँ से मैं चुनाव लड़के आया था, मेरे कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य रिमोटली भी राजनीति से कोई लेना देना संबंध नहीं था। बिल्कुल। लेकिन मेरा परिवार वहीं से था। हमारा आज भी उधर एक पैतृक घर है, एंसेस्ट्रल हाउस मालवण में। मेरे पिताजी वेंगुर्ला में, उसी जिले में दूसरी जगह में रहते थे। मेरी मेरी माँ का घर है शिरोडा में, थोड़ा और अलग, उधर इसी इलाके। तो कम से कम मेरा कुछ वहाँ ताल्लुका था। लेकिन मैं जब हरियाणा और आंध्र प्रदेश से चुन गया, कोई भी ताल्लुका नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे गोद में लिया, मुझे लगता है एक बहुत ही अलग मिसाल है। तो मैंने देश के पश्चिमी भाग यानी महाराष्ट्र से, उत्तरी भाग यानी हरियाणा से, और दक्षिणी भाग यानी आंध्र प्रदेश से, तीनों जगह से मैंने पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। और करीबन 26 साल तक, यानी 96 से लेके पार्लियामेंट में रहा। 10 अलग अलग कैबिनेट पोजीशन को भी संभाली। बिल्कुल। वैसे महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर आया था, तो उसको लेके तो 11 हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब आपको मैंने जो बताया, हाँ जी, ये हर चीज़ में मेरा कुछ रोल रहा है, उसमें योगदान है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि आप सोचिए आजकल टिकट के लिए कितना लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो मेरे को तो बुला के टिकट दिया 4 बार। बिल्कुल। और मोदी जी का भी बड़प्पन है, बहुत बड़ा बड़प्पन है उनके पार्टी में। तो मेरे को मंत्री बनाया, जिम्मेदारी दी, समर्थन दिया, ताकत दी। तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही एक अजीब चीज़, मैं खुद उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ताकत अपने आप में काम करते, वो अपने को एक किसी को भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस समय उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं मानता हूँ इसमें मेरा योगदान कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से यदि मैंने क्या किया आप जब पूछेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी जिम्मेदारी मिली उसको मैंने 100%, 100% पूरी तरह से जान लगाकर काम किया। और मैंने कभी भी एक दिन भी उसमें मैंने कभी राहत नहीं ली। सर सो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जब भी आपको कोई मिनिस्ट्री असाइन हुई है कुछ जैसे, तो जैसे मैं अगर मुझे कोई असाइन होगा तो मुझे असाइन तो कर दिया, बट मुझे पता भी नहीं अभी क्या चल रहा है वहाँ पे। तो कैसे हम ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम को अपने तक लेके आते हैं? ये बहुत ही अहम बात आपने पूछी है। ठीक है, हमारा देश इतना विशाल है, बिल्कुल, और इतना एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आप जाएंगे तो इतना फर्क वास्ट, बिल्कुल। भाषा भी अलग है, संस्कृति भी बहुत ही अलग है, सोच भी बहुत अलग है, सोच भी अलग है, बिल्कुल सही है। और समस्याएं भी अलग है, बिल्कुल। तो मैं क्या करता था, मैं 7 दिन में से 6 दिन मैं पूरे देश में जाता था। मैं आज तक 120 देशों में गया हूँ, क्योंकि मैं 16 जागतिक संस्थाओं पे मेरा संबंध था। हो सकता है, जो उसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं देश के कम से कम 80, ज़्यादा भी हो सकते हैं अभी, 80% जिलों में गया हूँ। और उसमें से काफ़ी जिलों में मैंने रात का ठहरने का भी काम भी किया है। तो मैं 6 दिन पूरे देश में घूमता था। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना अच्छा सुझाव मिलते थे लोगों से। समस्या तो जानने को मिलती ही थी, लेकिन साथ में सुझाव भी दिए जाते थे। हमारे लोग बहुत होशियार है। यदि उनको कोई
अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कहाँ से कहाँ भी उसको ले जा सकते हैं। करेक्ट। तो वही लोगों से सुझाव मिलते थे। और एक बहुत ही अच्छी बात, ये बहुत ही मज़े की बात यह है कि आप कुछ एक राज्य से सुझाव लेके आएंगे और दूसरे राज्य में जाके उसको इस्तेमाल करने को वो चलता नहीं था। बिल्कुल। तो मैं जब दिल्ली में आता था तो हमारे सेक्रेटरी थे, वो मुझे पूछते थे आपने कल तो एक ऑर्डर दी थी, अभी ये आप अलग बात कर रहे। मैंने कहा ये बिल्कुल सही है, मेरी गलती है, क्योंकि मैंने जब कुछ एक राज्य में था तो ये सुझाव मिला, दूसरे राज्य में जब गया तो मुझे पता चला कि ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं उसमें थोड़ा बदलाव करना चाह रहा हूँ। मैंने जब 98 में पर्यावरण मंत्री था तो मैंने कम से कम 500-550 निर्णय, मेरे 16-17 महीने ही होंगे मैंने पर्यावरण था, बाद में मैं केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर बन गया, उसमें मैंने वो ले लिए थे। और हर निर्णय आज कहीं ना कहीं उसका एक सरकार में एक बहुत अच्छी बात यह है कि मंत्री कोई आदेश देता है उसकी फाइल बन जाती है, और वो फाइल बंद करने के लिए भी दूसरे मंत्री का आदेश लगता है। तो इसके लिए एक दफ़े आपने, और मैंने सोच समझ के लोगों से बातचीत करने के बाद ही, सलाह मशवरा करने के बाद ही मैं निर्णय लेता था। बिल्कुल। तो चल गए और आज भी उसका परिणाम आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर जब था तो मैंने उस समय एनवायरमेंट क्लियरेंस की फाइल जो है उसको हमने ऑनलाइन किया था। उस समय 98 की बात, पब्लिक किया था, जब वो मुझे लगता है विदेश में भी कहीं नहीं होगा, 25-26 साल पहले। तो ये सब अच्छे निर्णय लेने की एक आपको कर देते हो तो मंत्री को बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है, क्योंकि आप पूरे देश को संभाल रहे हैं, देश की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने कोई निर्णय किया तो उसका बहुत बड़ा परिणाम आम जनता के जिंदगी पर भी होता है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको निर्णय भी सोच समझ के करना चाहिए, और निर्णय करेंगे तो उसको अमल में लाने के लिए भी आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए, उसमें काम भी करना चाहिए। और दूसरा ये है कि दूसरी बात, बहुत ही अहम बात यह है कि हम ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करेंगे, कभी कभी करने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन उससे काम नहीं हो सकता। आप कहेंगे आप बिल्कुल निकम्मे हैं, तो ठीक है, उसमें बाकी निकला क्या, कुछ भी नहीं। यदि आप भी उनकी सोच को बदलाव ला सकते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैंने आपको एक मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम जानबूझ के लेना चाहता हूँ। हमारे विश्वनाथ आनंद करके एक सेक्रेटरी थे, मैं जब एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर था, उत्तर प्रदेश काडर के थे। उन्होंने इतने अच्छे IAS ऑफिसर कि उन्होंने जो भी मैं करता था वो कहते थे वही ऐसा नहीं होगा, ऐसा लगेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा उस बहुत अच्छा तालमेल भी था। और उन्होंने एक दफ़े बोला मैंने आपको समझाया ये ऐसे हो सकता है, अभी आपका निर्णय आपने लिया, हाँ ठीक है मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। क्योंकि उनको ये मालूम था, उन्होंने मुझे बताया कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो आप खुद के लिए नहीं ले रहे, आप समाज के हित के लिए ले रहे, और अच्छी तरह से देश का कुछ उसमें विकास हो इसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो मैं पूरा समर्थन करूँगा। तो इन्हें हमें एक टीम वर्क होता है। ये आपने पूछा कि आपको ग्राउंड लेवल के सवाल कैसे, उसके लिए आपको खुद जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपको स्वर्ग जाने तो पहले मरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बिना स्वर्ग पहुंच नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए उसी तरह से काम तो करना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना ही पड़ेगा। उसकी भी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि आप किसके साथ बैठेंगे तो बातचीत होती रहती है, सोने का समय बीत भी जाता है, खाने का समय कब चला गया उसका पता नहीं चलता, लेकिन आपको लाभ जरूर होता है। और मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया था राजनीति में आने के लिए। बिल्कुल। मैं आ गया, मैंने उसके मुझे पता है कैसे आया, लेकिन वो आने का निर्णय मेरा था। तो अभी इफ आई हैव टेकन दैट डिसीजन, राइट, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंशियल ये परिणाम है उसको भी मैंने जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसके लिए काम मैं करता था। और सभी जब एक सफल कोई भी आपको पॉलिसी है उसका अमल में लाने के लिए सभी लोगों को साथ में लेना बहुत जरूरी है। पहले सभी स्टेक होल्डर से बात करके आपको फीडबैक मिलेगा जो आपने पूछा, करेक्ट, और उसको फीडबैक को सही माने में लाके उसके ऊपर जो इलाज है उस पता चलने के बाद उसको अमल में लाने के लिए जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो दोनों चीज़ जरूर है, आपको खुद को मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसको कोई चारा ही नहीं है, लेकिन साथ ही में टीम बिल्ड करना बहुत आवश्यक है। और उसमें एक बात है, आपको टीम खुद को तो नहीं बना सकते। सरकार में जो IAS ऑफिसर है वो पहले से करेक्ट काम करे, उनके साथ में ही काम करना पड़ता है। एंड यू कैन नॉट चूज योर ओन टीम, राइट, बट यू हैव टू मोल्ड द टीम।
सर वन मोर क्वेश्चन आई हैव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. जैसे आप इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे, तो उसमें एक बार क्या है, मुझे जहाँ तक मेरे को जो है, मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बताऊंगा. एक रोड बन रही थी वहाँ पे, तो देयर वाज दिस लेडी, उनको असाइनमेंट हुआ कि इतने फॉरेस्ट के पेड़ कटने हैं, है ना. तो बट जब उनके पास फाइनल रिपोर्ट के लिए उन्हें पुश किया गया, जो फाइनल रिपोर्ट में हमारे 1000 पेड़ कटने हैं, बट उनको पुश किया गया कि यू हैव टू साइन फॉर द 2000 ट्रीज, एंड शी रिफ्यूज टू डू इट. बट उसको बोला गया आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा. तो आई एग्री कि जो ऊपर बैठे उनको तो सब कुछ सही है, मतलब अपनी तरह सही डिसीजन ले रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि डिसीजन तो हर लेवल पे चेंज होता जा रहा है. देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है हुआ भी होगा, लेकिन ना जब तक आप भी, जो मैंने टीम की बात की, वो टीम में सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं हो सकते. उसमें आपके ग्रासरूट के, मैं रेल मिनिस्टर था बाद में, मोदी की सर बिल्कुल. यस. मैं हर डिवीज़न में, हर जोन में जाता था, वहाँ के लोगों को मिलता था, काम करने वाले, वो शायद कुली भी हो गए या कोई जो लाइन्समैन बोलते वो भी रहेंगे, लेकिन मैं सबको मिलता था. यानी मैं नहीं कहूँगा सभी को मिला हूँ, बिल्कुल, लेकिन उनके प्रतिनिधि, उनके कुछ कुछ लोगों को तो जरूर मिलता ही था, और उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ. अभी मैं एक यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, तो मैंने जब पहले चांसलर बना, तो पहले दिन जब मैं यहाँ आया, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यहाँ के स्वीपर वगैरह सब लोग हैं उनको मिलूंगा, बाद में गार्डनर वगैरह सिक्योरिटी के लोगों को मिलूंगा, और सबसे आखिरी मैंने मिला हमारे फैकल्टी को, बाद में पहले स्टूडेंट्स को मिला था. बिल्कुल. क्योंकि ये मैंने हर जगह, मैं जितने भी मिनिस्ट्री में था, मैं सब हमारे मिनिस्ट्री के सभी लोगों को घर में बुलाता था, और ख़ास करके, वैसे वो सही नहीं कहना मेरा, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन है, इसके लिए कह रहा हूँ, क्लास 3 क्लास 4 जो वो सरकारी, मैं उनको उस क्लास का नहीं मानता. समझ गया. करेक्ट. उनको भी मैं बुलाता था. एकदम एक सही हुई बात आपको बताता हूँ. एक दिन मैं, हमारे घर में, वो टाइम में अशोक रोड में रहता था, अशोक रोड के, तो उसमें एक महिला भी आई थी. मेरे जब सब पूरा लोगों को चाय के लिए बुलाया था, तो मेरे घर में लॉन पे ऊपर ही कार्यक्रम था, तो उन्होंने पूछा कि मैं जरा अंदर जाऊं आपके घर में. बोला चाहिए. बोला आपके बेडरूम में जाना. तो मेरी पत्नी उस समय मुंबई में रहती थी, तो मैं कहा जाइए, लेकिन घर में कोई नहीं, आप जाइए. तो मुझे लगा उनको टॉयलेट होकर जाना होगा, तो जाके आई, मेरे को मिलने के बाद में बोले अरे आप तो हमारे जैसे रहते हैं. तो मैंने कहा मतलब, नहीं, मुझे लगा मंत्री कैसे रहते, मैं कभी देखा नहीं था, तो मैं देखना चाहता था. तो मैंने कहा मैं आपके जैसे हूँ, तो उसमें फ़र्क क्या है. तो ये भी एक, आप लोगों को मिलते हैं, तो एक टीम की जो मैंने बात की, वो सिर्फ सेक्रेटरी तक सीमित नहीं है. ये जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले, उनकी दिक्कतें भी अलग होती है, कठिनाइयाँ भी उनको महसूस करनी होती है. आप उनसे बात करके आपको बहुत बड़ा लाभ होता है. तो ये करना चाहिए, बात होनी चाहिए. मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा लाभ सरकार को भी होता है, आपको खुद को भी होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मंत्री सफल है या असफल है, किसके ऊपर तय होगा, कितने कहाँ तक निर्णय ले पाया, कहाँ तक निर्णय पे ऊपर अमल कर पाया, और उसके अच्छे नतीजे निकले. तो ये करने के लिए पूरा जो चेन है, उसको ब्यूरोक्रेसी का, वो सबको साथ में लेना चाहिए. सर जैसे मैं आपको, मतलब एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, वो मैं, मतलब आप भी समझाइए मुझे. जैसे क्या होता है जब भी आप कोई एनर्जी पे ही बात करते हैं, एनर्जी पे, जब एनर्जी के लिए कोई डिसीजन मिला, मान लीजिए कितना फॉरेस्ट जाना है इसमें, या फिर कुछ भी, या फिर कोई एरिया को कट डाउन करना है, तो क्या होता है, कुछ वहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं, वो आपको अपोज करते हैं कि नहीं यार यहाँ पे पेड़ नहीं काट सकते, बट अगेन यू हैव टू डू इट फॉर द बेटर कॉज, है ना. फिर आप बोलते हो कि अगर ये नहीं है तो फिर विंड मिल को लाना पड़ेगा, है ना, बट वो एक प्राइस है उसका पे करना. तो कैसे आप जनता को भी और डिसीजन मेकिंग को भी हैंड बाय हैंड जो चल सके दोनों एक साथ. देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारे देश, पूरा देश का हम लोग पहले समझ लेते हैं. हमारे पास पूरे विश्व का सिर्फ 2.2% लैंड मास. बिल्कुल. और हमारा फॉरेस्ट कवर, जिसको एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उसका सर्वे करता है, उसके हिसाब से कुछ 20% के थोड़ा ऊपर नीचे है. लेकिन जिसको अच्छा फॉरेस्ट बोलते, क्राउन डेंसिटी 23-24% भी होगा पूरा, लेकिन सब कुछ अच्छा फॉरेस्ट है, डेनूटेड भी है, और कुछ थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर भी उधर कम है, जिसको क्राउन डेंसिटी कहते हैं 0.8 एंड अबव, जो बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट माना जाएगा, उसमें ऐसा बहुत कम है. लेकिन ऐसी है समस्या है कि वो फॉरेस्ट आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ लोग रह रहे,
क्योंकि जगह इतनी कम है कि लोगों को रहने के लिए भी वही जगह चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट है। और दुर्भाग्य की ये बात है कि जहाँ फॉरेस्ट है उसी पे नीचे माइनिंग रिसोर्सेज है, नीचे माइन है, ऊपर फॉरेस्ट बसा हुआ है। तो आप माइनिंग करना चाहेंगे तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही कठिन इशू है कि लोग चाहते हैं कि कोई रास्ता भी निकालने तो फॉरेस्ट लैंड से जाता है, तो फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। हमारे पावर मिनिस्टर भी था, पावर के जो ट्रांसमिशन लाइन जाते हैं उसके लिए राइट ऑफ वे लगता है, वो भी फॉरेस्ट एरिया से ही जाता है। तो लेकिन उसका भी नुकसान फॉरेस्ट को होता है। हम कहेंगे ऊपर से वायर चली गई, लेकिन उसके कारण बहुत सारे लोगों को जब वो केबल उसके ट्रांसमिशन लाइन के कांटेक्ट में कोई हमारा हाथी या कोई आ जाते हैं तो मर जाते हैं। तो हमारा नुकसान ही होता है वाइल्ड लाइफ का। लेकिन आपको अभी बिजली भी पहुंचानी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी करने हैं, साथ में फॉरेस्ट का तो मैं तो मानता हूँ फॉरेस्ट को मेंटेन करना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सब कार्बन सिंक, इट्स अ सोर्स ऑफ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट। हमारा वाटर जो मिलता है वो फॉरेस्ट के कारण मिलता है। करेक्ट। तो जंगल ही खत्म हो जाएगा तो पानी मिलेगा नहीं। हमारी आज भी जो भी दवाएं बनती है, बहुत सारी दवाओं का मूल जो है वो कहीं ना कहीं जंगल से जुड़ा हुआ है। करेक्ट। तो वो रहना भी तो चाहिए। लेकिन ये बहुत ही कठिन, इसलिए मैंने कहा कि ये एनवायरनमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। लेकिन एक साइड पे है कंजर्वेशन, यानी कुछ लोग कहेंगे उसको किसी भी हालत में नहीं काटिए, सही भी है। दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं वो कहेंगे अरे आप ये सब उसको जंगल को ही रख के हम क्या जंगली बनेंगे। तो उनको विकास भी होना चाहिए। विकास की परिभाषा क्या है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं वो हमेशा जब फॉरेस्ट में मैं कहता था कि विकास का मतलब क्या, कि जंगल काट दिया यानी विकास हो गया। तो ये भी दोनों को किस तरह से जोड़ा जाए, ये बहुत ही एक हमारे सामने की एक जटिल समस्या है। और ख़ास करके भारत में कि जहाँ पे अभी हमारी आबादी 125 करोड़ तक करीबन पहुँची गई है। बिल्कुल। और इसमें जगह भी इतनी कम है, और उसको भी रोकना है, जंगल को भी रखना है, लोगों को भी मकान भी देने हैं, फैक्ट्रीज भी लगाने के लिए भी जगह चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो भी चाहिए। रेल मिनिस्टर था तो रेल लाइन ले जाने के लिए भी जगह चाहिए। बिल्कुल। ट्रांसमिशन लाइन जैसे मैंने कहा पावर मिनिस्टर था, तो ये सब बहुत ही कठिन विषय है। फिर भी सर आपका सोल्यूशन, मतलब मैं इस पे ऑब्वियसली आप तो रहे हैं, तो इसलिए आपका अप्रोच क्या आता है? मतलब कि यार मैं चाहता हूँ ऐसे चेंजेस आए इसमें, ये करना जरूरी। देखिए इसमें तो मेरा तो ये कहना साफ है कि कुछ एरिया जो है उसको हमने आज ही ईयरमार्क कर, मैंने तो एक सुझाव दिया था कि अपने को पूरा हमारा जो एरिया है, पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, उसको पूरी तरह से सैटेलाइट मैपिंग करके कुछ एरिया जहाँ पे आज फॉरेस्ट है उसको फॉरेस्ट ही रखना चाहिए। बाकी का जो एरिया है जहाँ पे इरिगेशन हो सकता है वहाँ इरिगेशन करके किसानों के लिए पानी की समस्या भी हल करनी चाहिए। और कुछ ऐसा एरिया है कि जहाँ पे आज खेती नहीं हो सकती, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करनी चाहिए। यानी लैंड यूज पैटर्न पूरी तरह से सेटअप करना चाहिए। फिर क्या होगा, आज ये हो रहा है कि हमने पहले इरिगेट कर दिया और फिर उसको उसी ज़मीन को हमने कुछ फैक्ट्रीज के लिए दे दी या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे दी, तो हमने जो इरिगेशन किया तो वो भी मुफ्त चला गया। यानी उस पे ऊपर जो भी हमने खर्चा किया तो भी चला गया। बिल्कुल। फॉरेस्ट अभी कुछ ना कुछ फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्ट अभी हो ही चुका है, वो तो उसको दोबारा ला नहीं सकते, कम से कम रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए। लेकिन यदि हम ये लैंड यूज पूरी तरह से तय करते हैं, फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होगा लेकिन बहुत कम होगा। आज क्योंकि डिमार्केशन नहीं है, बिल्कुल, तो डिमार्केशन न होने के कारण कन्फ्यूजन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है। लेकिन आप सीधी तरह से पूरी मैपिंग करके उसको डिमार्केट कर देते तो ये कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एक और क्वेश्चन है, जैसे आप रेलवेज की बात करते हैं, है ना? सो रेलवे इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द बजट, जो सेंट्रल से बजट इशू होगा, है ना? तो बजट इशू होगा, फिर जो भी इनकम रेवेन्यू जो करेगा रेलवे करेगा, वो उस पर सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से? देखिए तो क्या है कि रेलवे के पास आज दो ही स्रोत है जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं। एक तो है जो सफ़र करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो अंग्रेजी में सफ़र करने का मतलब अलग हो गया कि जो सफ़र कर रहे। करेक्ट। लेकिन एंड फ्रेट सिस्टम, लेकिन वो भी सही है, वो भी सही है। करेक्ट। हिंदी भी सही है, वो भी सही है। हिंदी में सफ़र करते वो भी सही है, सफ़र अंग्रेजी में कहते वो भी सही है, क्योंकि जितनी मात्रा में लोगों की मांग है उस तरह से आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो उसके दो ही स्रोत है आयु के,
इनकम के। आय कहाँ से आती है? एक तो जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनके किराए से, करेक्ट, और दूसरे जो हम इम्पोर्ट माल को करते हैं उससे, फ्रेट करते फेयर एंड फ्रेट। राइट। मैंने कहा क्यों ना हम तीसरा रास्ता निकालेंगे। इसके लिए पहली बार, और जो मैंने आज कह रहा हूँ ये सब आपको बजट स्पीच में आपको दिखाई देगा। यानी मैंने जो भी आज बात अभी को रेलवे के सुधार के लिए जो बात की, वो सभी के सभी बिंदु मैंने 2 रेलवे बजट मोदी सरकार के पेश किए थे, उसमें दोनों में सभी बातें हैं जो मैंने अभी कह रहा हूँ। Correct. और उससे अलावा भी बहुत सारी बातें के ऊपर हमने काम करने की शुरुआत की थी, वो भी वहाँ पे। लेकिन ये जो अभी ने आपने सवाल पूछा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए एक ही 2 ही स्तोत्र, तो मैंने बोला इसके ऊपर काम नहीं चलेगा। हम ये क्यों नहीं करते कि हम नॉन फेयर रेवेन्यू के स्तोत्र ढूंढेंगे, नॉन फेयर रेवेन्यू। तो उसके लिए मैंने नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टरेट खोली थी। उसमें हमने किया था कि 850 करोड़ से आसपास लोग रेलवे में हर साल सफ़र करते हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़ी मात्रा में हमारे पास आईबॉल्स है। आपका जो मीडिया चलता है, तो मीडिया किसके ऊपर चलता है? लोग देखेंगे इसके लिए तो मीडिया चलता है, पढ़ेंगे इसके लिए तो मीडिया, इसके लिए तो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट मिलेगी तो खपत नहीं होगी तो कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो ये आईबॉल्स जो इतने बड़ी मात्रा में हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। उसी साथ साथ फुटफॉल्स भी है। इतने लोग रेलवे स्थानक पे आएंगे तो ही जाएंगे ना, वैसे रिमोटली तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। कि मैं घर में बैठा हूँ, मैंने खाना तो ऑर्डर कर दिया, तो घर में ला के दिया, लेकिन मैं रिमोटली ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं घर में बैठ के कलकत्ता से दिल्ली पहुंच गया, ऐसे तो हो नहीं सकते, वहाँ उसके लिए जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने वहाँ इतने लोग स्थानकों के ऊपर आ रहे, स्टेशन के ऊपर आ रहे, तो उनके फुटफॉल्स भी है, उतनी आईबॉल्स भी है, और उसी मात्रा में साथ साथ में वो डेटा भी जनरेट कर रहे। टिकट खरीदिया तो डेटा जनरेट हो गया, उन्हें कुछ खाना ऑर्डर किया डेटा जनरेट हो गया। तो यदि हम डेटा जो प्राइवेसी के छोड़ के पूरा नॉन प्राइवेसी डेटा उसको मॉनिटाइज करते हैं और ये फुटफॉल और आईबॉल्स को मॉनिटाइज करते हैं, तो जो पैसा मिलेगा वो ये दोनों में से भी ज़्यादा होगा। इसके लिए मैंने नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टिव की शुरुआत भी की थी। तो मैं समझता हूँ इसी तरह से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में आप किराए बढ़ाएंगे, कभी कभी जरूरत भी तो है ही है, कॉस्ट रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन पैसेंजर आता है, और आज जो रेलवे उसके लिए घाटे में भी चलती है, लेकिन घाटे में चलती है इसलिए क्योंकि हम पूरी मात्रा में उनसे पैसे नहीं ले पा रहे। लेकिन वो आ रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा जितने पैसे जाएंगे ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन वो आ रहे उसके कारण ही तो फुटफॉल बढ़ रहे हैं। वो आ रहे उसके कारण तो हमारा आज आईबॉल्स बढ़ रहे हैं, उसके कारण तो डेटा जनरेट हो रहा है। तो उसको क्यों नहीं मॉनिटाइज करेंगे? आपको जीमेल मुफ्त देते हैं, तो आपको लगता है जीमेल ने मुफ्त दिया। जीमेल इसलिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीमेल यूज़ करें ताकि उनको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। तो वो ये नहीं सोचते कि ज़्यादा आएंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। वो तो उसके कारण मुनाफा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ये करेंगे। तो हमने शुरुआत भी की थी। सर, जैसे वंदे भारत अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, वंदे भारत की बात करते हैं। अगर मैं फेयर कंपेयर करूँ तो शायद 1600 रुपये का फेयर है, और अगर थोड़ा और सेगमेंट में तो 2600 रुपये के आसपास का फेयर है। सो आई थिंक इट इज़ तो पैरेलल टू द एविएशन सेक्टर ऑल्सो। मतलब थोड़ा सा पैसा और जोड़ के तो फिर तो आदमी फ्लाइट में चला जाएगा, और फ्लाइट से ट्रेन को कंपेयर करें तो शायद मैं तो कंपैरिजन नहीं मानूंगा। सो ये सोल्यूशन कैसे आएगा अगर बंदा ट्रैवल ही नहीं करेगा ट्रेन से, फिर अगर वो ऐसे मोल्ड करेगा अपने को मैं फ्लाइट। ये देखिए, ये तो बात की बात बनी। वैसे तो जिसको आज वंदे भारत कहते हैं उसका हमने बजट में ऐलान किया था, उसका नाम था ट्रेन 18। करेक्ट। और फिर मोदी जी ने उसका अच्छा नाम दिया, तो वंदे भारत। लेकिन वंदे भारत की जो शुरुआत हुई तब मंत्री ने था, इसके लिए वो किराया क्यों तय किया उसके बारे में सोचना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका भी हमको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि आज हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में कंपटीशन एविएशन की भी है। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ही हमको फेयर को भी तय करना पड़ेगा, इस बात को मैं मानता हूँ। बिल्कुल। अब मैं जैसे बात करूँ कि जिस सेक्टर के लिए हमें प्लानिंग करनी है वो तो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे है ना, और हम प्लानिंग कर रहे हैं केवल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सेक्टर की, जो मुझे अब आने वाला फ्यूचर दिखता है। मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है तो उसमें कॉस्ट भी जुड़ता है, बट अगर भला करना है तो हमें तो नीचे वाले सेगमेंट का भला करना है। देखिए, इसीलिए मैंने आपको जो कहा ना कि आप यदि ये मॉडल को चलाते हैं तो आपको लगेगा जो लोग आज सफ़र करने के लिए सिर्फ स्टेशन पे पहुंच ही गए, तो उनसे किराए से भी ज़्यादा पैसा हम ये माध्यम से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल।
तो ये करना ही चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, ये सही, एकदम सही मात्रा में मैं उसको मानता हूँ कि जो लोग ऐसे लोग हैं उनके पास रेल के सफ़र करने से दूसरा विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जो अभी बिहार में, उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, बिल्कुल। आसाम में जाते हैं, बहुत सारे लोग काम करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं। छत्तीसगढ़ से लोग आज महाराष्ट्र में, गोवा में काम करने के लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ से लोग, उड़ीसा के लोग आज काम करने के लिए तमिलनाडु जाते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए दूसरा चारा क्या है, क्योंकि वो उनकी आमदनी भी कितनी होती है। तो यदि वो हवाई सफ़र को सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल। तो रेल ही उनके लिए एक ही चारा है। बिल्कुल। तो ये उसको ध्यान में रखते हुए हमें उनके लिए सुविधा देनी ही पड़ेगी। मैं आपको रियल एविडेंस बताता हूँ सर। मैं भी कुछ दिन पहले गोरखपुर गया था, है ना। पहले तो मेरी ट्रेन जो है 8 घंटा डिले हुई होगा, क्योंकि आज भी हम उसी ह्यूमन मैकेनिज्म पे ही काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ हम टेक्नोलॉजी बेस्ड काम नहीं कर रहे, ह्यूमन एरर की तरफ ही काम कर रहे हैं। 8 घंटा डिले हुआ, वो तो चलो एक अदर पार्ट है। दूसरी बात, मैं जब बहुत पहले, मेरे फादर खुद रेलवे में थे, बहुत पहले मैंने खुद रेलवे से काफ़ी ट्रैवल किया हूँ। मैं उससे अगर आज की ट्रेन से कंपेयर करूँ, हो सकता है और बेटर ट्रेन हो, बट जिस ट्रेन से मैं गया उससे कंपेयर करता हूँ तो मुझे सेकंड क्लास ही बहुत ही डाउन लगा, और बहुत जैसा मैं पहले एक्सपेक्ट करता था उससे भी मुझे डाउन लगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन तो है ही नहीं। देखिए, एक तो अभी आज क्या हो रहा है उसके ऊपर मैं कमेंट करना मेरे लिए नहीं सर, राय है वो तो। मैं और आप एक राय आपको कहता हूँ कि हाँ जी। आप इसलिए बजट के ऊपर देखो, उसमें हमने किया भी, तो जैसे कि लोगों की जो भी समस्या थी उसका हल करने के लिए हमने एक नया माध्यम खोला था। मुझे लगता है विश्व में ऐसी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है कि आप ट्वीट करिए, SMS कीजिए, ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, जो भी करिए, आपको तुरंत उसका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आपने कहा ट्रेन डिले भी होती है, तो उसका पहले हम तो ट्रेन डिले होने के कारण देखते थे। बिल्कुल। उसके समीक्षा करने के बाद में जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय की जाती थी। ये सब करना ही चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये लोगों को फोकस करके हमने काम करने की शुरुआत की थी कि पैसेंजर को तकलीफ ना हो। एक आपने कहा, वही बात हुई थी, शायद मौसम था बारिश बिल्कुल। का। बिल्कुल। तो एक औरत की, एक छोटी माँ, मैंने यंग मदर, कम उम्र की महिला अपने बच्चे के साथ जा रही थी। वो बच्चा रो रहा था गर्म दूध के लिए, और ट्रेन बिल्कुल पानी में फंसी हुई थी। तो मैंने वहाँ के जनरल मैनेजर को फ़ोन किया, तो बोला साहब बहुत प्रॉब्लम है, ट्रेन तो फंसी है पानी में। मैंने कहा अब ऐसा सोचते हैं हम लोग कि मेरा बच्चा यदि और आपका बच्चा इसी समस्या का सामना करता होगा तो हमने क्या करते थे। बोले साहब हम कुछ तो निकालते। मैं बोला आप हल निकालिए। आप यकीन नहीं करेंगे, उस महिला को गर्म दूध हमने उसके सीट तक पहुँचाया। और एक ही उदाहरण, ऐसे हज़ारों अलग अलग तरीके के उदाहरण हैं। किसको कोई तकलीफ़ दे रहा था, तो कुछ थोड़ा दारू पी के कोई लोग तकलीफ दे रहे थे, तो उसको नेक्स्ट स्टेशन पे हमने उनको अरेस्ट कराया। कुछ 30 पैसे ले रहा था, उसको मैंने बोला व्हाट्सएप पे मैं फ़ोटो निकाल के भेजिए, उसको हमने सस्पेंड ऑन द एक्शन। हमारे खाने के लोगों की समस्या ज़्यादा होती थी, तो हमने कैटरिंग शुरुआत की थी। आपके पसंद का खाना आपको आपके सीट पे ऊपर मिलेगा। लिनन को क्लीन करने के लिए बहुत सारे ऐसे सुधार किए थे। वो क्लीन माई कोच करके स्कीम थी। वो पहले तो काफ़ी कम ट्रेन में थी, बाद में बहुत ज़्यादा ट्रेन में आई थी, कि जब तक आपको SMS करेंगे क्लीन माई कोच, तो 15-20 मिनट में, क्योंकि उसी जो डेजिग्नेटेड ट्रेन थी, इसके ऊपर क्लीनिंग करने के लिए स्टाफ मौजूद हुआ करता था। वो आपके सामने एक ने मेरे को मैसेज भेजा था कि उसका अनुभव, उसने कहा एक साफ सफाई वाला आदमी बाद में आके में खड़ा हो गया, मुझे लगा कुछ पैसे के लिए खड़ा, बोलता उसी लिए नहीं, आप वापस SMS कीजिए कि ठीक हो गया, नहीं तो तब तक मेरे डॉकेट खुला रहेगा कि मैंने काम नहीं किया, ऐसा उसका एक रिकॉर्ड उनके पास रहेगा। तो इस तरह का हमने एक नई शुरुआत, नई पहल रेल में हमने लाई थी। सर ऐसा तो नहीं है कि क्या पता आप डिसीजन मेकिंग सही है, सब कुछ सही है, कि जो लोगों का आज की डेट में एटीट्यूड है, बिकॉज वो बहुत अलग अलग एरिया से आते हैं। आपने थोड़ी देर पहले बताया कोई बिहार से है, कोई कहीं से, छोटे छोटे एरियाओं से आते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो लोग हैं उनका अप्रोच ही बहुत गलत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया गया है? नहीं, वो तो देखिए, ये तो कोई भी चीज़ है, उसमें जब हम हमारे हक की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी उसके साथ साथ होनी ही चाहिए। तो एक मुझे याद है, हमने एक ट्रेन में पूरा साफ सफाई, एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया था, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में उसमें सुधार हुआ। यानी कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने ट्रेन साफ सुथरे हो सकते हैं। तो उसके बाद में एक आदमी ने, एक अच्छा फ्लोर था, उसमें एक कुछ छिलका गिरा हुआ था, उसका फ़ोटो निकाल के उसने भेजा, क्या मिनिस्टर बात करते हैं
साफ साफ, एक छिलका गिरा हुआ है, एक ही छिलका, बाकी सब साफ सुथरा। तो उसको मैंने कुछ जवाब दिया नहीं, वो नेटिजन ने उसको जवाब दिया कि आपने उठाया क्यों नहीं? यदि आपको लगता है गलत है, इतना आपके बाजू में गिरा, तो फोटो निकालने से सिवा आप उसको उठा के फेंक दे सकते थे। तो ये भी एक जागृति लोगों में आई इसी तरह से। तो आपका कहना सही है कि हमारी लोगों की भी एक सोच में बदलाव लाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन वो होगा जब इस तरह से लोगों को भी एहसास होगा कि सरकार भी ऐसे कदम उठा रहे। एक आदमी ने उसका अनुभव, ये सोशल मीडिया पे आई हुई भी सब बात बता रहा हूँ। एक टीटी को कोई बर्थ के लिए पैसे दे रहा था, तो उसने बोला पैसे नहीं लूंगा। क्यों? बोलते हमारे मंत्री नहीं ले रहे तो मैं आपको कैसे लूंगा। ये बदलाव सब जगह आता है। तो इसके लिए मुझे लगता है काम हमको शुरू करना चाहिए। कहाँ से? तो हमको हमारे से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब आपका इस पे जाना जरूरी है। अगर जो रेलवे सिस्टम है, अगर वो इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगा जिससे वो सेल्फ सस्टेन कर पाए, और वो सेंटर से लेता रहेगा, तो और सेंटर भी कहीं से, तो ये डेब्ट की तो बनता रहेगा, मतलब सरकारें तो बदलती रहेंगी बट डेब्ट में तो आता रहेगा। तो इसे प्रोग्रेसिव साइड कैसे लेके जाएंगे? लेकिन इसलिए मैंने कहा, देखो इसमें स्ट्रक्चरल बदलाव करने की जरूरत है। आप रेवेन्यू मॉडल आज रेलवे का है, वो सब इसी के ऊपर सीमित रखेंगे, फेयर एंड फ्रेट, तो रेल चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए आपको उसका अलग करना है। हमने एक नई पहल की शुरुआत की थी कि पूरी तरह से एनर्जी का ऑडिट, और जो बिजली हम राज्यों से खरीदते थे उसको मैंने टेंडरिंग शुरू किया। मैंने कहा जो भी हमको कम कीमत में देगा उससे खरीदेंगे, क्योंकि वो कानून मैंने लाया था जब मैं पावर मिनिस्टर था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, लेकिन उसके ऊपर अमल किसी ने नहीं किया था, ओपन एक्सेस जिसको कहते। तो मैंने कहा मैंने टेंडरिंग शुरू किया, एनर्जी ऑडिट शुरू किया, डीजल का ऑडिट शुरू किया, एनर्जी एफिशिएंसी के नए स्कीम्स लाए। 40,000 करोड़ रुपया, मैं अभी एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं, इतना बड़ा सेविंग हुआ। यानी दोनों करना चाहिए, रेवेन्यू के नए माध्यम भी ढूंढने चाहिए, साथ ही में खर्चों के ऊपर भी अलग तरीके से काम करना चाहिए। तो रेल सुधर सकती है, उसमें कोई राय नहीं। लेकिन हम उसके लिए नई सोच के काम करने की शुरुआत जो हमने मोदी की सरकार में, मैं जब मंत्री था, तो हमने 2 रेल बजट किए थे। उसमें हमने सभी बातों के वजह आपने कहा, मैंने ये बात बिल्कुल कही थी कि फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं होगी तो लोगों की मदद कैसे करेगी। बिल्कुल, मेरे बजट स्पीच में ही वाक्य था। बिल्कुल। अब जैसे वंदे भारत की एक और बात करता हूँ मैं आपसे। वंदे शायद 41 ट्रेन सो फार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद अभी तक जो है, कुछ ट्रेन ऐसे 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार चलती हैं। आई थिंक वो एक इतना भी नहीं जो बहुत अच्छा टाइम सेव कर सके। तो मैं बोल रहा हूँ फिर वो वंदे भारत जो फास्टेस्ट मोड था, वो तो हमने मतलब जीता ही नहीं एक तरीके से। देखिए एक्चुअली ये जो इशू है वो रिलेटेड है, इसलिए मैं हमेशा कहता, मेरे कुछ लोग आए थे वो कहते थे, वो इंडस्ट्री के, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजन खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैगन खरीदिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोचेस खरीदिए। तो मैंने कहा ये उसको रोलिंग स्टॉक कहते हैं अंग्रेजी, रोलिंग स्टॉक कहते हैं, करेक्ट। तो मैंने कहा ये रोलिंग स्टॉक आप खरीदेंगे, लेकिन वो स्टॉक रोल ही नहीं होगा तो रोलिंग स्टॉक कैसे होगा? जब तक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, आज वही मालगाड़ी भी चलती है, नॉर्मल ट्रेन भी चलती है, तो ये आप उसको ऑगमेंट करना चाहिए। वो करने के लिए भी हमने पहली बार शुरुआत की थी बड़ी मात्रा में, कि हमने नए ट्रैक्स, डबलिंग जहाँ था वो ट्रिपलिंग था, सिंगल लाइन को डबलिंग को ट्रिपलिंग, ट्रिपल और चौथी लाइन, वो एक ऑगमेंटेशन भी किया था। तो ये मुझे लगता है ये जब तक हम पूरी मात्रा में बड़े रफ्तार से और लंबे समय तक नहीं करेंगे, तो ये मूल कामी जो सवाल है उसके जो कठिनाई है वो दूर नहीं हो पाएगी। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, डू पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नमेंट गो हैंड इन हैंड? कि आपने तो आज पॉलिसी बना दी, क्या उस पर उस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ जो आपने बोला था? देखिए मैंने तो फर्स्ट टाइम मैंने जो भी बजट में अनाउंसमेंट की थी उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट किया था। फर्स्ट टाइम एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन बजट अनाउंसमेंट वाज सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, और बहुत सारे अनाउंसमेंट पे अमल भी हो गया था। तो मुझे लगता है ये एक कल्चर है अकाउंटेबिलिटी का, एक आप जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, इसका भी एक कल्चर होता है। तो आपको लाना चाहिए, तो ही गवर्नेंस और ये जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसमें जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं रहेगा।
जैसे मैंने सुना था आपने शायद इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, जब आप खुद मिनिस्टर, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो आज हम जो एडवांटेज देख रहे हैं उस पर आपने बहुत काम किया था, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उस बारे में बताओ आप। देखिए, जब मैं पावर मिनिस्टर था बना अटल जी की सरकार में, तो मैं वो केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर था, और उस समय बंटवारा पार्टी के हिसाब से होता था। तो मैं उस समय शिवसेना में, तो शिवसेना के पास पावर मिनिस्ट्री नहीं थी, तो भी अटल जी ने मुझे दिया, क्योंकि बहुत ही कठिन समय से पावर सेक्टर गुजर रहा था। और पावर सेक्टर नहीं का तो कुछ भी नहीं चलेगा, इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, सर्विसेज भी नहीं चलेगी, लोगों के घर में जितने डिवाइसेस वो भी नहीं चल पाएंगे। तो मैंने उसका काफ़ी अध्ययन किया, और फिर हमने निर्णय किया कि हम कानूनन बदलाव लाने चाहिए। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाया। उसके कारण उस समय 18% पीक लेवल शॉर्टेज था, आज वो पावर सरप्लस हो गए। आज वो यदि कुछ नहीं करते 40-50% तक हो जाते थे, यानी दिन में 3-4 घंटे ही आपको बिजली मिलती थी। इतनी कठिन समस्या आज खड़ी हो सकती थी। आज वो पूरी मात्रा में सबको पूरी मात्रा में आपूर्ति, सब बहुत से राज्यों में कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये बदलाव आया, इसके लिए कानूनन बदलाव किया। साथ ही में हमने कानूनन बदलाव लाने के लिए लोगों से बहुत बड़ी लंबी बातचीत की, उसके लिए कंसेंसस बनाया, राज्यों के बातचीत की, जो राज्यों का विषय था, और वी आर मेकिंग अ सेंट्रल एक्ट इन अ स्टेट डोमेन, वो कराया। हमारे सभी जितने पावर सेक्टर के एम्प्लॉयज़ थे उनसे बातचीत, एम्प्लॉय यूनियंस थे उनसे बातचीत की, हमारे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत की, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से बात, और कानून लाया। साथ ही में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म की शुरुआत की, जो आज पूरी मात्रा में नहीं हो पाए दुर्भाग्य से। उसके लिए 40,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में, यानी हमने अप्रूव किया था कैबिनेट में, राज्यों को देने के लिए। लेकिन उसमें कंडीशन थी कि आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम कीजिए, एफिशिएंसी बढ़ाइए, आप जितना सेव करेंगे उतना हम केंद्र सरकार की तरफ से आपको देंगे, यानी इंसेंटिवाइज स्कीम थी। तो ये बाद में खर्चा हुआ, लेकिन ये इंसेंटिवाइज की जो कंडीशन थी उसको अमल नहीं कर पाए। जब मैं मंत्री में, मैंने 2002 में रिज़ाइन किया था, तो मुझे लगता है कि हमें पावर सेक्टर से तो हमने काफ़ी कुछ कर पाए, लेकिन उसको भी एक ही लेवल पे छोड़ नहीं सकते। रिफॉर्म इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस, उसको हमेशा रिविजिट करके क्या अभी कमी रही है उसमें, अभी क्या ज़रूरत है, अभी क्या मांग है, उसको भी देख के ही बदलाव लाने चाहिए। एंड सर, हाउ यू सी एआई, मतलब हाउ यू सी, इज इट गोइंग टू किल द जॉब्स? जो आने वाले समय में काफ़ी जॉब किलिंग होगा कि नहीं होगा? कौन सा? मैं कह रहा हूँ, कैसा आप एआई के बारे में क्या सोचते हो? इज इट गोइंग टू किल द जॉब्स? जो जॉब्स हैं वो किल करेगा लोगों की, या फिर एआई, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फेज वी गोइंग टू सी इन एआई? नहीं, देखो, ये टेक्नोलॉजी का जो आज इंट्रूजन है उसको हम रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आएगी। मैं हमेशा लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि आप दरवाज़ा बंद करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि बाहर से हवा अंदर नहीं आएगी। उसी तरह से टेक्नोलॉजी। हाँ जी। लेकिन उसके कारण बड़ी मात्रा में जॉब में डिसरप्शन आएगा। डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन उस दिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि ऑलमोस्ट 40% जॉब्स आर अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पहले 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आ रही थी, वो टेक्नोलॉजी को लेके आ रही थी। आज वो पूरी मात्रा में जो इमर्जिंग है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये बहुत पहला दौर है, आगे तो कहाँ तक ले जाएगा बोल नहीं सकते। सो ये सबसे हमारी सब देश की नहीं, विश्व की समस्या सबसे अभी होने वाली यही है कि हम लोग जो चाहते हैं उस तरह से जॉब कैसे क्रिएट करें। एक हमारे अलग अलग एक फेजिस में हम लोगों को ये देखना चाहिए। पहले तो क्या था, हमारे 75 साल पहले सिर्फ सरकारी जॉब ही थे, बाद में निजी क्षेत्र है तो निजी क्षेत्र के जॉब भी आ गए। बाद में वो टाइम जो के थे वाइट कॉलर जॉब थे, ब्लू कॉलर जॉब भी थे। बाद में ये हुआ कि वो फिक्स्ड टर्म जॉब भी कम हो गए, यानी अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी आ गया बीच में। करेक्ट। फिर आवरली जॉब्स का सिलसिला नया शुरू हो गया। बिल्कुल। कि आप कितने घंटे काम करें, जो अमेरिका में था वो यहाँ भी सिलसिला आ गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग जो चाहते हैं उस तरह के जॉब किस तरह से पैदा की जाए, ये बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक चुनौती रहेगी। सर, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि सर्विस सेक्टर में और जॉब जनरेट होगी एआई के आने से। सर्विस सेक्टर में और जॉब्स जनरेट होंगी एआई के आने से। नहीं, देखिए, सर्विस सेक्टर में ही ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे,
इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी आएगी और टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो इंडस्ट्री भी नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी जितनी आएगी उतने जॉब इतनी मात्रा में नहीं बढ़ेंगे जितने मात्रा में सर्विसेज में बढ़ सकते हैं। सर्विस इज वेरी ह्यूमन इंटेंसिव सेक्टर। इंडस्ट्री अभी ज़्यादा सा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो जाएगी, तो इसीलिए सर्विस सेक्टर में ही जॉब बढ़ेंगे। तो इसके लिए सर्विस सेक्टर को बढ़ोतरी करने के लिए जब मैं कॉमर्स मिनिस्टर था तो हमने 12 चैंपियन सेक्टर्स ढूंढ निकाले थे। उसके लिए 5,000 करोड़ रुपये हमने कैबिनेट से लिया भी था। आइडिया ये था कि 12 चैंपियन सेक्टर जो है, हॉस्पिटैलिटी भी है उसमें, टूरिज्म, हॉस्पिटल एक ही जगह, तो ये ऐसे सेक्टर ढूंढ के निकाल के हमको काम करना चाहिए। सर जैसे अब एक आप एविएशन में भी रहे, तो मैं आपसे एविएशन से पूछता हूँ, जैसे आज हाल एयर इंडिया का हो गया, मतलब छोड़ के वापस प्राइवेट सेक्टर के पास जाना पड़ा, क्या ऐसा तो नहीं आने वाला फ्यूचर रेलवेज के लिए भी ऐसा है? देखिए मैंने जो कहा था, अभी आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो कहा था कि यही कहा था कि रेल का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन रेल के जो अलग अलग जैसे ई कैटरिंग है, ये निजी क्षेत्र लाके खाना देगा, किसी को भी देगा। अभी इसी कुछ शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे आया था। रेल की जो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होगा कि उसको ओनरशिप को हमने बदल दिया। ये मुझे नहीं लगता है ये हो पाएगा, क्योंकि दो कारण है। एक तो सरकार भी नहीं करना चाहेगी, लेकिन दूसरे साथ में ऐसे कौन सी कंपनी है जो रेलवे का पूरा प्राइवेटाइजेशन करेंगे। जैसे एयर इंडिया का टाटा ने ले लिया, तो उसका कितना था, कुछ 1,000 करोड़ रुपए थे। रेल को पूरा प्राइवेटाइज करने तो लाखों करोड़ रुपए हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कौन लाएगा इतनी बड़ी मात्रा में, और उसमें भी उसको मुनाफा मिलना चाहिए, वो क्या करे। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है रेल का निजीकरण। बट सर, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इज वर्किंग बेटर देन समटाइम गवर्नमेंट सेक्टर? तो अगर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके काम, प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम कर रेलवे के लिए, तो ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर कहते हैं तो ये ओनरशिप का इशू है। पब्लिक सेक्टर कहते हैं वो भी ओनरशिप का इशू है। पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं कि जिसको 51% से ज़्यादा सरकार का स्वामित्व, इसको प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। बिल्कुल। जिसके पास ज़्यादा स्वामित्व है इसके लिए निजी क्षेत्र कहते हैं। ये ओनरशिप का रिलेटेड डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है। मुझे लगता है हमको उसको मैनेजमेंट की तौर से देखना चाहिए। अभी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी, इसरो इस पब्लिक सेक्टर, इसरो जो काम कर रहा है वो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो उसमें इसरो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, इसके लिए कुछ काम में कमी है ऐसा तो नहीं। अभी चांद तक पहुंच गए, सूरज तक पहुंचने की अभी कोशिश जारी है, तो सूरज तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वहाँ तो रह नहीं पाएंगे, लेकिन उसको खोजने की। लेकिन ये जो काम सरकारी कंपनी कर रही है ना, सरकारी कंपनी नहीं लेकिन एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वही अच्छी तरह से कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार में होने वाली सभी कंपनियां बेकार है। सरकार का काम बहुत ही खराब होता है और निजी क्षेत्र का काम बहुत ही अच्छा होता है, ये भी सही नहीं है। तो हमको देखना चाहिए कि कहाँ किसकी जरूरत है। ये आइडियोलॉजिकल इशू नहीं है। तो ये आइडियोलॉजिकल इशू हो गया कि निजीकरण हो ना हो, ये आइडियोलॉजिकल हो गया। हमको उसको देखना चाहिए अलग नजरिया से कि लोगों को, समाज को, देश को किससे लाभ ज़्यादा होगा। क्योंकि निजी क्षेत्र में काम करने लोग भी तो हमारे ही है, बिल्कुल, और सरकार में काम करने लोग भी तो अपने ही है। तो ये ओनरशिप से उसको देखते हुए हम उसको इस तरह से देखें कि किसका लाभ समाज को, देश को, कौन सी मैनेजमेंट लाएंगे तो ज़्यादा चलेगा, उसको देखना चाहिए। और निजी क्षेत्र को ही देके सब समस्या हल होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सर, मैं इन्वायरमेंट से आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं एक्चुअली रिसेंटली वंदना शिवा से मिला था, तो आई थिंक आप भी उन्हें जानते हैं मेरे ख्याल से। तो उन्होंने एक बहुत पहले मुझे बात बोली थी, इंडिया में ना जब बीटी कॉटन पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो जब बीटी कॉटन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था तो उस समय पहले काफ़ी अपोज किया गया था कि नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं चल पाएगा इंडिया में। फिर सडनली कुछ समय बाद बीटी कॉटन गुजरात में पहली बार मिला। तो शी सेड आई रैंक अप द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो उनसे मैंने जब पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला वो अप्रूव हो गया। बल्कि कमाल की बात है, इंडिया में शायद 22 लेबोरेटरी थी जो टेस्ट करके जिससे थ्रू इंडिया में एंटर होता है, बस स्टिल तब भी वो पास हो गया बिना उनको, मतलब किसी को इन्फॉर्म किए बगैर, लिमिटेड वो। तो ये जो फिल्टरेशन है जो ये होता नहीं है, ये क्यों नहीं होता है? मतलब ऐसा अगर डिसीजन मेकिंग ऐसे हो रही है कि हाँ भाई कोई लानी है चीज़ तो गवर्नमेंट उसे पहुंचा दे रही है। ऐसा वैसे तो देखा जाए तो आपको सिस्टम से ही काम करेंगे, जो लेट डाउन प्रोटोकॉल है, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा। उसके लिए काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस है कि जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे बीटी कॉल में बायोटेक्नोलॉजी, वो लाने के लिए भी
लेबोरेटरी टेस्टिंग इज अ मस्ट, फील्ड टेस्टिंग इज अ मस्ट, उसके रिजल्ट आने चाहिए। जैसे कि कोई भी वर्ल्ड में जहाँ पे, सिर्फ देश में नहीं है, कि जहाँ पे भी नया ड्रग इंट्रोड्यूस होता है तो उसके लिए FDA अप्रूवल लगते हैं। बिल्कुल लगता है। उसके लिए अलग अलग एनिमल टेस्टिंग भी होनी चाहिए, बाद में ह्यूमन ट्रायल्स भी होनी चाहिए, लेबोरेटरी टेस्टिंग के बहुत बड़ी मात्रा में उसके डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, देखना है, ये सब है। अभी कहीं पे गलत हो गया होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि सिस्टम नहीं है। नहीं, सिस्टम मैंने बोला ना, देयर आर लेबोरेटरीज हैं जो टेस्टिंग चल रही है। मैं बोल रहा हूँ मगर लेबोरेटरीज अपना काम उस अकॉर्डिंग किया जैसा उन्हें गवर्नमेंट ने प्रोसेस करने को बोला, ऐसा है। अब ये मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या हो गया होगा, लेकिन कहने का मतलब ये कि वंदना शिवाजी बहुत जानकार भी है, राइट, और कमिटेड भी है, बिल्कुल डेडिकेटेड भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके लिए सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं एक सुझाव आपसे और लेना चाहता हूँ। जैसे हमने फ्रेट की बात की, हमने तो थोड़ी देर पहले हमने बात की कैसे सामान इधर उधर जाता है। अच्छा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ट्रेन से अपनी मान लीजिए बाइक भेजी, चाहे वो उतरी तो शायद उस कंडीशन में थी, काफ़ी डैमेज था उसमें, बट वही सेम चीज़ अगर मैं किसी गाड़ी से भेजता हूँ तो बेटर कंडीशन में नीचे उतरेगी। तो शायद अगर मुझसे एज ए कस्टमर पूछोगे तो मैं शायद एक बार के लिए ट्रांसपोर्टेशन बोला, रोड ट्रांसपोर्टेशन इज बेटर। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू यहाँ माइनस ही होगा, प्लस कैसे होगा? क्या कैसे होगा? रेवेन्यू तो माइनस ही होगा। जब मैं मेरा एक्सपीरियंस ही खराब होगा तो मेरे को वहाँ प्लस होने के बजाय मेरा तो मैं रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ चला गया, ना कि रेलवेज की तरफ। नहीं, देखिए ये सब विकल्प जो है, हाँ, उसको सोच समझ के ही करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ किसी को भी एक बिना सोच समझ के कोई काम होगा तो उसका नतीजा तो बुरा ही निकलेगा। हाँ, तो ये तो बिल्कुल मैं मानता हूँ, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर पूरी मात्रा में सोच समझ के उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, सब देखना ही चाहिए। उसके बाद में उसके ऊपर निर्णय भी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ग्रॉस बजट सपोर्ट और एक्स्ट्रा बजट सपोर्ट क्या होता है? देखिए, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम द बजट डायरेक्टली, और एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट इज आउटसाइड द बजट। यानी फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव अ कंपनी which is owned by the government 100%. So that company raises money. So it is not government has raised taxes or borrowed directly by in the government of India's name, and then given that money to some ministry or to some department. But that part of the government organization is raising money directly on their own, which may be guaranteed by the government or not. Possible, both is possible. That is extra budgetary support. So are we more dependent on extra budgetary support? Now India? Yeah. See, depends upon situation. See, we have a budget which is actually, this accounting itself should undergo change, which I started doing in the railways, because the railway had a separate accounting system. So I think we need a proper accounting system in the government, which is far better than what is presently practiced, to give outcome oriented रिजल्ट। खर्चा किया इसके लिए अच्छा काम होगा ऐसा नहीं है, तो खर्चे से क्या निकला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, दोनों यानी डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लाइक ऑयल कंपनीज, they may be borrowing on their own. When government is not giving subsidy directly from the budget, they will borrow on their own. So that is extra budgetary. Right. गवर्नमेंट ने खुद उनको सब्सिडी दे दी थी कि आप डीजल है वो 10-15 रुपये कम बेचिए, उसका जो फर्क है दोनों में, तो सब्सिडी हो गई, तो हम आपको देंगे, वो बजटरी सपोर्ट हो गया। लेकिन ऑयल कंपनी बेच रही उसी दाम पे जो पहले उनको बेचना यानी सरकार कह रही है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही, तो उनको पैसे तो कहीं से रेज ही करने पड़ेंगे। दैट इज एक्स्ट्रा बजटरी। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और बहुत ही कॉमन मैन सवाल है आपसे। जब भी हम कहीं विदेश यात्रा पे जाते हैं और वापस इंडिया लौट के आते हैं, तो हम ये सवाल सबसे पूछते हैं कि हम कब इन जैसा बनेंगे। देखिए, एक्चुअली ये तो आपका होलिस्टिक अप्रोच जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, ये इसका जवाब इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से देश में गए थे और कहाँ आने के बाद में आपका कौन सा, लेट्स से सिंगापुर, लेट्स से दुबई। नहीं, मैं कहता हूँ आपका ऐसा कौन सा अनुभव है कि जो अनुभव आपको आप यहाँ लाना चाहते हो और आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये आप यदि उसका आपके ठीक समझेंगे, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं उनमें अपने हमारे से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सही बात है, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे से सब विदेश में सब लोग हमारे से ज़्यादा खुश है। तो ये एक जरूर है, यानी मैं तो ये समझता हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि हमको हर विश्व के हर जितने भी देश है वहाँ हर देश से
उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको समझ लेना चाहिए और हमारे पास लाने की कोशिश करनी चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं कि हमारे सब प्रैक्टिसेस वर्स्ट प्रैक्टिसेस है तो उनके सब प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हमको दोनों का संगम करना चाहिए, उनसे भी कुछ अच्छा सीखना चाहिए, हमारा जो कमी है उसको भी दूर करना चाहिए, दोनों चीज़ साथ में होनी चाहिए। सर थैंक यू फॉर कमिंग टू इम्पैक्ट स्टोरीज, थैंक यू सो मच।